नमस्कार विद्यार्थियों। हमने अपने पिछले जो 2 वीडियोज थे उसमें वर्ग और घन के बारे में सीखा था। वैदिक विधि से किस प्रकार से वर्ग और घन ज्ञात करते हैं। इसी क्रम में आज हम लेने जा रहे हैं भाग संक्रिया। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार भाग की 2 विधियां हैं, निखिलम विधि और ध्वजांक विधि। निखिलम विधि भाग की उस जगह अधिक प्रभावी है जहां पर हमारी जो भाजक है अर्थात जिसका भाग देना है वह 10, 100 या 1000 के आसपास हो, और ध्वजांक विधि से हम किसी भी प्रकार की भाग की संक्रिया आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे निखिलम विधि के बारे में कि निखिलम विधि क्या है और किस प्रकार से ये प्रभावी है। तो चलिए इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम एक सवाल लेते हैं कि इस संख्या में इसका भाग देना है, अर्थात 1,23,625 में 989 का भाग निखिलम विधि से हम किस प्रकार देते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, 3 समूह बनाने हैं। प्रथम समूह में भाजक अर्थात जिस संख्या का भाग देना है वह रखेंगे, और अब ये देखेंगे कि ये संख्या जो है वो आधार कितने के नजदीक है। जैसे मैंने कल भी ये चर्चा की थी कि अगर हमारी संख्या 10 के पास है तो आधार 10 होगा, और अगर हमारी संख्या 100 के आसपास है तो आधार 100 होगा। और इस सवाल में हम देखते हैं हमारी संख्या जो है वो 1000 के आसपास है तो आधार हो जाएगा 1000। अब आधार में जितने शून्य हैं भाज्य के अर्थात जिस संख्या में भाग देना है पीछे से उतने ही अंक तीसरे समूह में रहेंगे। जैसे आधार में 3 जीरो हैं तो भाज्य के 3 अंक तीसरे समूह में और शेष बचे हुए अंक बीच वाले समूह में। इस प्रकार से सबसे पहले संख्याओं को व्यवस्थित करना है। उसके बाद में हमें यह करना है कि विचलन ज्ञात करना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि विचलन संख्या और आधार का अंतर होता है, लेकिन कल हमने जो क्रिया की थी वो गुणा थी। तो गुणा में अगर हमारी संख्या आधार से ज्यादा थी तो विचलन प्लस का आता था, और अगर हमारी संख्या आधार से कम होती थी तो विचलन माइनस का आता था। भाग संक्रिया गुणा की उल्टी है। इसमें हमारी संख्या आधार से अगर कम है तो विचलन उतना ही प्लस में आएगा। तो यहां पर हम देखते हैं 1000 और 989 का अंतर 11 है। तो वह अंतर हम जब लिखेंगे यहां वो विचलन होगा, लेकिन आधार में 3 शून्य है तो विचलन में भी उतने ही अंक होने चाहिए। तो इसके लिए हम 1 0 1 0 आगे लगा देंगे और वह विचलन यहां पर रख देंगे। अब आपको यहां एक लाइन खींच देनी है। हमारे मध्य खंड में भागफल आएगा और यहां पर शेषफल प्राप्त होगा। अब भाग की क्रिया कैसे करनी है, भाज्य का पहला अंक सीधे सीधे उतारना है। इसमें वास्तविक रूप में कोई ना पहाड़ा बोलना है ना भाग करना है, केवल ये अंक यहां उतारना है। अब इस एक को जो विचलन है उससे गुणा करनी है। तो अगर हम 0 1 1 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस 0 1 1 ही आएगा। तो वो हम इसके नीचे से नहीं लिख सकते क्योंकि अब हमने इसको नीचे यहां उतार लिया। तो अब हम यहां इससे आगे से लिखना शुरू करते हैं। अब 2 में शून्य जोड़ लिया तो 2, और 2 को फिर से 0 1 1 से गुणा करेंगे तो अब इसके आगे से लिखेंगे। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम इस अंक के नीचे ना पहुंच जाएं। अब 3 और 1 4 ये जोड़ करके उतार लिया, और 4 को इन तीनों से गुणा किया तो 0 4 4 वो हमें यहां से लिखना है क्योंकि ये हमने उतार लिया है। अब इन सबको जोड़ करके यहां उतार लेंगे तो 4 और 5 9, 2 2 4 4 8 और 6 1 7 और 2 9। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ भागफल 124 और शेषफल 989 आ गया। लेकिन गणित का एक सामान्य नियम है कि हमारा जो भागफल है शेषफल है वह शेषफल भाजक से कम रहना चाहिए।
हम यहाँ देखते हैं कि भाजक के बराबर हमारा शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि हम अभी तक भी इसका भाग इसमें एक बार और दे सकते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि भागफल को हम एक बढ़ा देंगे और भाजक को एक बार इसमें से कम कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो अंतिम उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा 125 भागफल और शेषफल 0। तो इस प्रकार से देखा आपने कि किस प्रकार से ये विधि प्रभावी है। इसी क्रम में हम एक और सवाल लेते हैं जिसमें हमने भाजक वही रखा है 989 जो कि 1000 के आसपास है। जैसा कि मैंने पहले बताया था 3 समूह बनाएंगे भाग के लिए। पहले समूह में भाजक 989 लिखा हमने और चूंकि हमारा आधार वही है 1000, तो आधार में 3 शून्य होने के कारण भाज्य के 3 अंक दाएं से तीसरे समूह में रख देंगे और शेष अंक जो है वो पहले समूह में, और विचलन को यहाँ लिख देंगे। बाकी वही प्रक्रिया है, पहला अंक उतारना है, इसको गुणा करनी है इससे, तो 0 1 1। इस प्रकार से 2 में 0 जोड़ करके उतारा 2 को इन तीनों से गुणा किया तो 0 2 और 2, 3 और 1 ये 4 हो गया। 4 को इन तीनों से गुणा किया तो अब इसके नीचे से लिखेंगे 0 4 4। अब इन सबको जोड़ लेंगे। तो ये इसका सीक्वेंस ध्यान रखना है कि इसी क्रम में होना चाहिए, तिरछा नहीं लिखना है। 4 और 2 6, 8 और 2 10 और 4 14, हासिल की 1 इसमें दे सकते हैं, 8 1 9 और 1 10 और 2 12। ठीक है। अब इस प्रकार से हमारे पास में भागफल 124 और शेषफल 1246 है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि गणित के सामान्य नियमों में हमारा जो शेषफल है वह भाजक से अधिक नहीं रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अभी तक भी हम इसमें एक बार भाग और दे सकते हैं। तब हम क्या करेंगे कि भागफल में 1 बढ़ाएंगे और 989 इसमें से घटाएंगे, तब हमें इसका संपूर्ण उत्तर प्राप्त होगा, जो कि ये है 257 शेषफल है अंतिम शेषफल, और भागफल जो अंतिम है वह 125। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं भागफल 125 और शेषफल 257। तो इस प्रकार से देखा कि किस प्रकार से ये विधि अत्यंत ही सुविधाजनक है। इसी क्रम में हम एक और सवाल लेते हैं जिसमें भाजक जो है वो आधार से बड़ा है। तो इसके लिए पहला नियम तो वही है कि 3 समूह बनेंगे और पहले समूह में भाजक लिख देंगे, और आधार में 3 0 हैं, इसलिए भाज्य के पीछे से 3 अंक इस समूह में और शेष मध्य समूह में लिख देंगे। इस प्रकार से संख्याओं को व्यवस्थित करने के बाद में विचलन को यहां लिखना है। अब यहां आपको देखिए विचलन समझना है कि पिछली संख्या में हमारा जो भाजक था वो आधार से कम था, तो उतना ही अंतर विचलन का प्लस में हुआ। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि हमारा जो भाजक है वो आधार से ज्यादा है, तो जितना भी अंतर है वो उतना विचलन माइनस में प्राप्त होगा, क्योंकि यह गुणा की उल्टी प्रक्रिया है। गुणा की उल्टी संक्रिया भाग होती है और इसी कारण से यहां विचलन ये माइनस में होगा। अब इसके बाद में भाग की क्रिया शुरू करते हैं। सर्वप्रथम 3 को यहां लिख लेंगे और 3 को विचलन के तीनों अंकों से गुणा करेंगे हम, तो ये प्राप्त होगा हमें 9 6 और 3। अब फिर 9 में से 9 घटाएंगे 0, और 0 को इन तीनों से गुणा करेंगे। जैसे ही यहाँ भागफल का अंक आता है आपको गुणा की प्रक्रिया करनी है, भागफल के अंक को विचलन के तीनों अंकों से गुणा करनी है और लिखना उसके अगले अंक से शुरू करना है। जिसका सरल करके आपने नीचे उतारा है उस अंक से अगले अंक से शुरू करना है। इस प्रकार जब अंतिम अंक तक हम पहुंच जाएंगे तो समझ लीजिए भाग की संक्रिया पूरी हो गई है। 0 को इन तीनों अंकों से गुणा करेंगे तो 0 0 और 0। अब यहां हम देखते हैं 5 में से 6 नहीं घटता, तो हम -6 में से 5 घटाएंगे, तो माइनस का 1 यहां पर आपको प्रदर्शित करना जरूरी है। अब -1 को इन तीनों से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसलिए ये तीनों अंक जो है वो प्लस में आएंगे। और फिर ध्यान रखना है आपको कि यहां तक हमने उतार लिया है तो अगले अंक से लिखना शुरू करना है।
तो माइनस के 1 को इन तीनों से गुणा किया तो प्लस का ही 3, प्लस का ही 2 और प्लस का ही 1। अब इसको सरल करके नीचे लिख लेंगे हम। तो 6 और 1 7, 6 और 2 8, और 3 और 3 ये घटाए पहले हमने तो 0, और 0 में 1 जोड़ा तो 1 बचा। या यूं भी जोड़ सकते हैं आपके प्लस के 3 और 1 4 हो गए, उसमें से माइनस का 3 घटाया तो 1 प्राप्त हुआ। अब इस प्रकार से हमारा भागफल है 301, लेकिन यहाँ 1 माइनस का है जो कि मान्य नहीं है। तब हम भागफल लिखते समय कैसे करेंगे वो समझिए। 301 जो है, अब ये जो माइनस का है इसको हटाने के लिए इधर से एक उधार लेंगे। तो इधर का एक उधार देंगे तो यहाँ ये 0 है तो ये इससे उधार लेगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 और ये 10 होगा। इसको एक उधार देंगे यहाँ पर तो यहाँ बच जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 10। 10 में से 1 घटाया तो 9। तो हमारा जो फाइनली भागफल है वो आ गया 299, और शेष फल जो है वो हमारा जो ऊपर हमें पहले से ही प्राप्त हुआ है वो है 187। तो इस प्रकार देखा आपने कि अगर माइनस में भी कहीं आ जाए तो किस प्रकार से उसको समायोजित हम करते हैं। ये बाकी निखिलम विधियों के 2 हमने सवाल लिए जो अत्यंत ही सुविधाजनक तरीके से इसमें भाग आप कर सकते हैं। अब हम भाग की एक और अन्य विधि ध्वजांक विधि से भाग लेने जा रहे हैं, और इससे भी भाग की क्रिया काफी सुविधाजनक हो जाती है। और ये विधि कैसे प्रभावशाली है, किस तरह से ये काम में ली जाती है, इसका संपूर्ण मेथड आप समझ लीजिए। इसमें भी हम भाग के लिए 3 समूह बनाएंगे, जैसा कि हमने निखिलम विधि में भी किया था। 3 समूह, 2 खड़ी लाइनें खींच करके 3 समूह बना देंगे। प्रथम समूह में भाजक लिखेंगे। तो भाजक लिखने का तरीका यह है कि इकाई का अंक ध्वज के रूप में और दहाई का अंक मुख्य अंक के रूप में लिख देंगे। ध्वज में 1 अंक है तो भाज्यक का भी 1 अंक, ध्वज में जितने भी अंक हो भाज्यक के उतने ही अंक तीसरे समूह में लिखने हैं पीछे से, और बाकी के मध्य समूह में लिखने हैं। इस प्रकार से हम संख्याओं को व्यवस्थित कर लेंगे। अब इससे भाग की क्रिया कैसे होती है तो ये मैं आपको यहाँ पर इसके जो चरणबद्ध तरीके से है वो समझा करके बताता हूँ। यहाँ पर हमारा भागफल आएगा, यहाँ शेषफल आएगा। सबसे पहला चरण ये है कि हमें अब भाग 7 का करना है, और 7 का भाग हम 2 में देते हैं तो जाएगा नहीं, क्योंकि 7 से 2 छोटा है तो 23 कर लेंगे। तो 7 का भाग हमने 23 में दिया। 7 का भाग 23 में 3 बार जाएगा, शेषफल बच गया 2। तो भागफल को हम यहाँ लिखेंगे, शेषफल अगले अंक से नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा नया भाज्य है वो 27 हो जाएगा। अब नए भाज्य में सीधे भाग नहीं देंगे, हम पहले इसको संशोधित करना पड़ेगा। तो संशोधित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे संशोधित भाज्य। संशोधित किस प्रकार से करते हैं आप समझ लीजिए कि जो नया भाज्य है उसमें से भागफल इंटू ध्वज के अंक की गुणा करने के बाद गुणा करके और इसमें से घटाएंगे तो वो जो बचेगा वो संशोधित भाज्य होगा। तो 4 × 12, 27 में से 12 घटाएंगे हम तो पीछे बच गए 15, जिसमें हम 7 का भाग देंगे। तो अब चौथा चरण है हमारा 7 भाग 15, तो 2 बार भाग गया, शेषफल 1 बच गया। तो भागफल जैसा कि मैंने यहाँ बताया था आपको, 2 बार भाग और 1 शेषफल। ठीक है, तो अब हमारा जो नया भाज्य है वो बन गया 15, और इसको पुनः संशोधित करेंगे हम। तो संशोधित मैंने पहले भी बताया था किस प्रकार से करना है आपको। संशोधित भाज्य के लिए संशोधित भाज्य हो जाएगा 15 माइनस जो भागफल अंक है उसको ध्वज के अंक से गुणा करनी है। तो पहले गुणा की हमने 4 दूनी 8, 15 में से 8 गया तो 7। अब ये जो संशोधित भाज्य है इसमें हम फिर से 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग 7 में 1 बार पूरी बार गया, शेषफल 0। तो 1 बार भागफल और शेषफल 0। अब अंतिम शेषफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही है कि हमारा जो अंतिम शेषफल निकालने के लिए जो अब भाज्य बचा है वो 0,4, और संशोधित करने के लिए
भागफल के अंक को ध्वज के अंक से गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे। तो 4 को 1 से गुणा किया 4 और 4 में से 4 घटाया तो 0, तो अंतिम शेषफल 0। इस प्रकार से भागफल 321 और शेषफल 0। तो देखा आपने किस प्रकार से ये दोनों विधियां अत्यधिक ही प्रभावी है, और ध्वजांक विधि में इस प्रकार की कोई सीमा भी नहीं है कि आपकी जो आपका आधार है वो 10, 100 या 1000 के पास होना चाहिए। इससे आप किसी भी प्रकार से भाग कर सकते हैं। इसमें हम एक बड़े स्तर का भाग और लेंगे। मान लीजिए कि भाई हमारे भाजक में 3 अंक हों, तब हम यहाँ पर मुख्य अंक में तो 1 ही रखेंगे और पीछे से 2 अंक ध्वज में रखेंगे। तो वो किस प्रकार से, उसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। इसी क्रम में हम ध्वजांक विधि से एक और भाग लेते हैं, बड़ी संख्या का, 3 अंकीय संख्या का भाग। तो अब इसमें भाजक को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि भाजक का जो अंतिम अंक है वह मुख्य अंक के रूप में रखेंगे और अंतिम 2 अंक ध्वज के अंक के रूप में रखेंगे। अब चूंकि ध्वज में 2 अंक हैं तो भाज्य के 2 अंक पीछे से तीसरे समूह में और बाकी सब मध्य समूह में रख देंगे। इस प्रकार से ये भाग की विधि, जिसमें 8 से भाग करना अत्यंत सुविधाजनक हो जाएगा। अब इसका पहला चरण तो वही है कि 8 का भाग करना है हमें। जैसा कि मैंने पिछले सवाल में स्पष्ट किया था कि मुख्यांक का ही हम भाग देते हैं, तो 8 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो हमें 2 अंक लेने पड़ेंगे। 21, 8 दूनी 16, शेषफल बच गए 5। तो 2 इसी सीध में इस क्रम में लिख देंगे और 5 जो शेषफल है अंतिम अंक के नीचे। अब हमारा नया भाज्य हो गया 51। अब आपको इसको संशोधित करना है, तो संशोधित करने के लिए 51 में से घटाएंगे। भागफल के अंक को ध्वज के अंक से गुणा करते हैं, लेकिन पिछले सवाल में ध्वज में 1 ही अंक था, तो यहां पर जब आप गुणा करेंगे तो 2 को इसके दहाई के अंक से ही गुणा करेंगे। पहली बार में इस प्रकार आपको संशोधित करना है कि भागफल के अंक को यहां जो दहाई का अंक है अर्थात 1, उससे गुणा करके संशोधन करना है। तो ये हमने देखा, 2 को 1 से गुणा किया 2 और 51 में से 2 घटाए तो बच गए 49। अब हम जो 8 का भाग देंगे वो 49 में देंगे। वो इस प्रकार से है, 8 का भाग 49 में देने पर 6 बार भाग गया और शेषफल 1 प्राप्त हुआ। तो 6 भागफल 1 शेषफल यहां लिख देंगे हम। अब हमारा नया जो भाज्य है वह बना 11। अब इसको किस प्रकार से संशोधित करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां आपको समझना कि जब हमारे भागफल में 2 अंक हो जाएं, संशोधित भाज्य लिख देंगे। तो 11 माइनस, अब जिस प्रकार से यहां 2 अंक हो गए, यहां भी 2 अंक हैं, तो अब हमें 2 अंकों के नीचे ये 2 अंक लिख के तिरछी गुणाएं करके और जोड़ करके फिर घटाना है। तो 2 को 2 से गुणा किया 4 और 6 को 1 से गुणा किया 6, 6 और 4 हमने जोड़े तो 10। तो 11 में से अब 10 घटाने हैं हमें। 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 शेषफल बचेगा। अब यहाँ पर 1 में हम 8 का भाग देंगे तो शून्यवार ही भाग लेंगे। क्योंकि अब हम इस समूह में पहुंच भी गए हैं तो इसलिए यहाँ भाग की संक्रिया समाप्त हुई, केवल हमें अंतिम शेषफल की प्रक्रिया करनी है। अतः यहाँ अगर भाग जाता भी हो तो हमें नहीं देना है, 0 बार ही भाग लेना है दशमलव लगा के। अब हमारा जो नया भाज्य है वो बना फिर से 112 और अंतिम शेषफल हम निकालेंगे। अंतिम शेषफल किस प्रकार से कि जो 12 है उसमें से आपको क्या घटाना है, अब पीछे के ये 2 अंक करने हैं आपको। आगे इसके तो दोनों अंक लेने ही हैं और पीछे के इसके 2 अंक हैं वो लेने हैं 6 और 0, और फिर इनकी तिरछी गुणा करके और घटाना है। तो 6 दूनी 12 और 1 को 0 से गुणा किया 0, तो अर्थात 12 में से 12 घटाया 0, तो अंतिम शेषफल 0 रहा। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसका जो भागफल है वह
26 और शेष फल जो है वो शून्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से देखा आपने कि बड़ी संख्याओं का भी हम भाग जो है वो आसानी से ध्वजांक विधि से कर सकते हैं। आज हमने ये अपना जो चौथा टॉपिक है वो पूरा किया है। इसमें वर्ग और घन आपने सीख ही चुके हैं, बाकी 2 संक्रियाएं हमने ले ली। अब कल हम जो है वो सरल समीकरणों का वैदिक विधि से हल जो है वो प्रारंभ करेंगे। उसके कुछ 2 वर्गीकरण किया गया है, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो परावर्तीय योजित और शून्य साम्य समुच्चय, तो जिनके सूत्रों सहित कल जो है उन पर व्याख्या करेंगे। और आपका अरविंद पब्लिक स्कूल पर ये जो चैनल है उस पर हम जो भी कंटेंट आपको दे रहे हैं तो वो आगे से आगे शेयर करें। और अभी तक अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि एक और हम इसको प्रभावशाली तरीके से बनाने के लिए भी क्या कर सकते हैं वो सुझाव भी आमंत्रित हैं।